अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न थे उनके बारे में। ये नवरत्न हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली जो 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था जिसमें नवरत्न के जो नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए थे और उसमें से बताया था कि निम्न में से नवरत्न नहीं है। इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसके दरबार में नवरत्न थे, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चंद्रगुप्त प्रथम को करके राइट आंसर करके आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसके दरबार में नवरत्न थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहले जो नवरत्न में जो सबसे पहला जो नाम आता है और जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, जिसके बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा, सबसे पहले है कालिदास जी। कहते हैं कि जो शुरुआत में ये मूर्ख थे, एक पूरे इनको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं थी, ऐसा बताते हैं। और जो उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था विद्योतमा, वो बहुत बड़ी विदुषी ज्ञानी महिला हुई है। ठीक है, उन्होंने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी मेरे सवालों के जो जवाब देगा उससे मैं विवाह करूँगी। तो ऐसी शर्त रखने के बाद जो बड़े बड़े विद्वान थे, राजा महाराजा थे, वो उनसे शादी करने के लिए उनके जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए उनके पास जाते गए, लेकिन सारे ही हार कर आए क्योंकि वो जो सवाल जो करती थी वो करती थी मुख भाषा से। मुख भाषा से तात्पर्य है कि इशारों में सवाल करती थी। ठीक है, तो उनके जो सवालों के जवाब कोई भी विद्वान वगैरह कोई भी दे नहीं पाया और सारे हार कर वापस आ जाते। तो एक बार कुछ विद्वान उनके विद्योतमा के पास जा रहे थे कि वो उनके आंसर देंगे, तो वैसे ही वहाँ पे जो कालिदास जी है वो कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और वो जिस डाली के ऊपर बैठे हुए थे उसी डाली को वो क्या कर रहे थे, काट रहे थे। तो वो फिर उस कालिदास जी को भी वो व्यक्ति लेकर चले जाते, वो विद्वान विदुषी महिला के पास, जो विद्योतमा थी उसके पास लेकर चले जाते हैं कि ये तो वैसे भी उसके सवालों के जवाब तो दे नहीं पाएगा, लेकिन इसको भी लेकर चलते हैं। तो वो लेकर चलते हैं। तो फिर वो विद्योतमा है, जो विदुषी महिला है, वो कालिदास जी से सवाल पूछती है और वो इशारों में एक उंगली दिखाती है और जो उसका जो अर्थ था वो कहना चाहती थी कि जो विश्व में जो शक्ति है वो एक शक्ति कार्य कर रही है। और जो कालिदास जी है वो समझते हैं कि ये कह रही है कि मैं तेरी एक आँख फोड़ दूंगी। तो कालिदास जी 2 उंगलियां बताते हैं और कहते हैं मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और उसका जो वो तो ये सोचते हैं कि वो ऐसा बोल रही है, लेकिन जो विद्योतमा है वो समझती है कि ये बहुत बड़ा विद्वान है और ये कहना चाहता है कि जो विश्व में 2 शक्तियाँ कार्य कर रही है। फिर वो अपना दूसरा सवाल रखती है और वो अपनी 5 उंगलियां बताती है विद्योतमा कालिदास जी को। और फिर वो जो कालिदास जी है वो समझते हैं कि ये जो महिला कहना चाहती है कि मैं तेरे को एक थप्पड़ जड़ दूंगी, लेकिन वो जो कहना चाहती है वो ये क्वेश्चन था उसका कि जो 5 इंद्रियां है मानव की वो किसके वश में है। ठीक है, तो फिर वो जो कालिदास जी है वो अपना मुट्ठी बंद करके एक मुक्का बताते हैं कि तू मेरे को थप्पड़ जड़ देगी तो मैं तेरे को मुक्का मार दूंगा। ठीक है, और उसका जो आंसर है वो समझती है कि ये व्यक्ति कहना चाहता है कि जो 5 इंद्रियां है वो हमारे मन के दृढ़ निश्चय में, उसके जो मन का जो दृढ़ निश्चय है उसके वश में रहती है। तो वो क्या हो जाती है, उससे खुश हो जाती है और वो उससे कालिदास जी से विवाह कर लेती है। लेकिन जो उनका जो कालिदास जी मूर्ख थे, उनका जो भांडा है पहली रात में ही खुल जाता है और वो कालिदास जी को घर से निकाल देती है और कहती है कि जिस दिन तुम एक महान विद्वान बन के आओ उसी दिन ही तुम मेरे घर में वापस दोबारा आना, अन्यथा मत आना। और बाद में कहते हैं कि जो कालिदास जी थे वो घर से चले जाते हैं और बाद में बहुत तपस्या करने के बाद वो बहुत बड़े विद्वान बनते हैं। बहुत सारी पढ़ाई वगैरह करने के बाद वो विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी जो कुछ नाटक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ पुस्तकें भी है जो हम हमारी जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे सिर्फ कालिदास जी को लेकर, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी जो महाकाव्यों के बारे में, उनके नाटक के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में। लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं हम। उनकी जो नवरत्न है उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध नाम कालिदास जी का था और उनका जो एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका नाम आई थिंक आप सबने ही सुना होगा। दूसरा जो इसमें जो ये जो नाटक है, इस नाटक में किसकी कहानी दी गई है, तो ये कहानी दी गई है दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उसमें उसका वर्णन किया गया है। और जो दूसरी एक मेघदूत करके एक नाटक बताया गया है, उनके द्वारा रचित एक नाटक है मेघदूत। और ये
जो नाटक हैं ये कहते हैं, जैसे उस समय में कोई फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं जो एक दूसरे को चैटिंग करते थे, ठीक है। तो पहले क्या थे, उन्होंने एक कल्पना की थी कि बादलों के ऊपर जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका से बातें कर रहे हैं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों ही बादलों के माध्यम से बातें कर रहे हैं, बादलों के ऊपर अपने जो शब्द लिख रहे हैं, प्रेम भरे शब्द लिख रहे हैं। और ऐसी ही कालिदास जी ने कल्पना की थी उस समय में, जैसे कि आज हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस प्रकार से उस समय में उन्होंने कल्पना की थी बादलों के माध्यम से, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं मेघदूत। इसका नाम क्या था, इसलिए उसका मेघदूत, ठीक है। ये क्या है, बादलों पर प्रेम वार्ता की कल्पना की गई है। एक प्रेमी एक प्रेमिका से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे जो उनके जो नवरत्न थे, दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो वो थे शपनक। अब शपनक क्या करते थे, तो ये थे फलित ज्योतिष थे ये, ठीक है। जो तीसरा नाम आता है वो आता है धन्वंतरी का आता है, और धन्वंतरी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। वो क्या थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं, ठीक है, एक डॉक्टर हुए हैं उस समय में, ठीक है। फिर चौथा देखते हैं घटकवर। अब ये क्या करते थे, तो ये थे एक कूटनीतिज्ञ थे। जैसे चाणक्य की जो बुद्धि थी, कैसे कूटनीति वाली बुद्धि थी, तो वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में जो घटकवर थे वो क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। फिर पांचवा नाम देखते हैं बेताल भट्ट। फ्रेंड्स, आप सबने विक्रम बेताल की कहानियां तो बचपन में सबने ही सुनी होगी। उसमें हमने देखा है कि जो वेताल है वो यही वेताल है, ये क्या था, एक जादूगर था, ठीक है। और विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको उपाधि है विक्रमादित्य की, तो इसके कारण इनको विक्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो विक्रम बेताल की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस नाम से याद रखना है। बेताल क्या था, एक जादूगर था। छठा नाम वररुचि, और वररुचि क्या थे, एक व्याकरण तथा वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक प्रकाश का लेखन का कार्य करते थे, ठीक है। और वराह मिहिर, इसके बारे में भी सबने सुना होगा, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है। उस समय में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, और ये खगोल वैज्ञानिक, ज्योतिष, फलित ज्योतिष के ज्ञाता और वास्तु विद्या का भी इनको महान आचार्य ये थे, महान उनको उसका सारा ये ज्ञाता थे, ठीक है। उसके बाद हम जो आठवां नाम है वो है अमर सिंह। और अमर सिंह क्या कार्य करते थे उस समय में, तो वो थे कोषागार वित्त मंत्री थे। और जो नौवां नाम है वो है शंकु का, और शंकु क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है। ये 9 रत्न आपको अच्छे से रट्टा मार देना इन 9 के 9 नामों को। वैसे आपको सारे नाम याद नहीं होंगे, लेकिन आपको जो इसमें से जो इनके जो नाम हैं वो नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके जो क्या कार्य थे वो भले चाहे आप याद रखो ना रखो, लेकिन जो कालिदास जी है इनको हम अलग से एक टॉपिक लेंगे और इनके बारे में, इनके काव्यों के बारे में, इनकी नाटकों के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में उसमें अच्छे से उसका डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कालिदास जी को अच्छे से याद रखना है, बाकी जो 9 रत्न हैं उनके नामों को तो अच्छे से याद रखना ही रखना है। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक व्यक्ति आया था चीन से, जिसका नाम था फायान। आपको यहाँ से कंफ्यूजन आ सकता है कि फ्रेंड्स जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में कौन आया था, तो वो आया था फायान। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ह से हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया, ह से ह्वेनसांग, ठीक है। वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय उसके दरबार में कौन आया, फायान। फायान कहाँ से आया था, चीन से आया था। एक चीनी यात्री था, इसको फोरमैन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो बचपन का नाम था क्या था कुंड। वैसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना है। ये एक घुमत्तू व्यक्ति था। घुमत्तू मतलब घूमने का ही कार्य किया इसने, मतलब 30 देशों तक, ये कहते हैं कि 30 देशों में ये घूम चुका था, ठीक है। और जो ये भारत आया था, ये भारत स्थल मार्ग से आया था, ये पानी के मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से होते हुए आया था। और कहते हैं कि ये जो था ये सिंधु नदी को पार करके चलता हुआ ये पाटलिपुत्र पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्वप्रथम इसने यहाँ पे जो तक्षशिला है वहाँ से उसने 3 वर्ष तक संस्कृत भाषा को भी सीखा था, ठीक है। ये स्थल मार्ग से आया था, और कब आया था, तो ये आया था 399 ईस्वी में, ठीक है। 399 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कार्यकाल में आया था ये। अब ये आया तो स्थल मार्ग से था, लेकिन ये गया जल मार्ग से, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आया स्थल मार्ग से, गया जल मार्ग से। फिर
ये सिंधु नदी से होता हुआ आया और फिर ये कांधार व तक्षशिला में इसने 3 साल तक उसने संस्कृत की पढ़ाई की थी, संस्कृत उसने वहाँ से सीखी थी। और फिर बाद में ये अफ़गानिस्तान चला गया था और फिर अफ़गानिस्तान से दोबारा भारत में आया, पंजाब में होता हुआ फिर वापस ये पानी के मार्ग से ये चला गया था। और कहते हैं कि ये जो भारत में कम से कम 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो इसकी जो पुस्तक है वो पुस्तक का क्या नाम है। तो उसका पुस्तक का नाम है फो क्यों की। ये पुस्तक बहुत फेमस है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। इसका जो दूसरा नाम है वो है गाओ संग फॉरमैन। ठीक है, गाओ संग फॉरमैन। और इसमें क्या वर्णन किया है, तो इसमें इसने एमपी का वर्णन किया है और इसने चंपा व पूर्वी द्वीपों का भी उसमें इसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो इसने क्या क्या उसमें बताया है, किस किस का उसने वर्णन किया है। तो इसमें इसने चांडालों का वर्णन किया है, कौड़ियों का वर्णन किया है, निःशुल्क चिकित्सा का वर्णन किया है और बौद्ध मूर्तियों का इसने वर्णन किया है। ठीक है, उस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, फो क्यों की। ठीक है, इस पुस्तक को अच्छे से ध्यान रख लेना है, रट्टा मार देना है। फिर ये भारत में 14 वर्ष तक रहा और ये भारत में किस लिए आया था, तो कहते हैं कि ये विनय ग्रंथों की खोज में ये भारत में आया था। तक्षशिला में इसने 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन भी किया था, संस्कृत उसने सीखी थी। फिर उसके बाद ये दक्षिण भारत में नहीं गया था। ये कहाँ पे नहीं गया था, तो ये दक्षिण भारत में नहीं गया था, लेकिन इसने दक्षिण भारत की कुछ बातों का इसने उल्लेख किया है और कहते हैं कि ये इसने क्या किया, गप मारी है, झूठी बातें उसने बताई है, झूठी बातें लिखी है, क्योंकि वहाँ तक तो ये पहुँचा ही नहीं था, तो इसको जानकारी कैसे। तो इसने ना दक्कन का वर्णन किया है और कबूतर जो मठे है उनका वर्णन किया है और ये दोनों बातों का उसमें गप बताई गई है कि ये वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो ये जो बातें हैं इसकी क्या है, झूठी बातें हैं। फिर फो क्यों की में और उसने क्या क्या, किन किन चीज़ों का इसने वर्णन किया है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसने जो एमपी को बताया कि ये एक ब्राह्मणों का देश था, इसमें सारे क्या थे, ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे और कोई जनजाति नहीं थी, इसमें सारे ब्राह्मणों का ये देश था। और कहा कि उस समय में लोग क्या थे, सारे खुश थे और अपने मकानों की रजिस्ट्री नहीं करवाते थे। ठीक है, उस समय में मकानों की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लोग जहाँ चाहे वो अपने अनुसार मकान बनाकर रह सकते थे, किसी के लिए वो उसमें बंद नहीं था, वो लोग सारे क्या थे, खुश थे, सुखी लोग थे। फिर उस समय में कहते हैं कि जो दंड विधान था वो भारत का कमजोर था, जो राजा थे वो, जो प्रजा थी उनको मृत्युदंड का प्रावधान उस समय में नहीं था और वो मृत्युदंड नहीं देते थे। फिर उसने क्रय विक्रय का जो माध्यम है वो कौड़ियाँ बताई है। अब कौड़ियाँ उस समय में हो सकता है कि मुद्रा होगी उस समय की। ठीक है, आपको जैसे अभी हम कहते हैं कि कौड़ियों के भाव में बेचना, तो मतलब कि उसके कुछ मात्रा ही, उसमें जो पैसे है उसके कुछ मात्रा ही पैसे आना, उसकी जो वास्तविक जो उसके जो मूल्य है वो वास्तविक मूल्य नहीं आना। तो उसी प्रकार उस समय कहते थे कि उसका जो क्रय विक्रय का जो कार्य किया जाता था वो कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के माध्यम से किया जाता था। उसने उसका उल्लेख किया है, किसमें किया है, फो क्यों की पुस्तक है उस पुस्तक में। ठीक है, अब उसने 6 अशोक स्तंभ का भी उसने उसका वर्णन किया है और उसने जो एमपी का जो सबसे बड़ा जो नगर बताया है वो नगर बताया है पाटलिपुत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो अगले राजा होंगे उसको हम कल पढ़ेंगे और जो अगले राजा कौन है वो है कुमारगुप्त, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। आज की कक्षा में यहीं तक, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।